नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान पहले विदेश दौरे पर G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंचे। और बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन इटली के अपूलिया में 13 से 15 जून तक आयोजित किया जा रहा है। वहीं हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी भी पहुंचे हैं और साथ ही वहां चल रहे तैयारियों के बारे में जानकारी दी। तो हम पहुंच चुके हैं इस समय इटली में। बारी ये जगह है जहां पे G7 ये यहाँ पे बैठक होने जा रही है और आज से ही शुरू हो गई है, क्योंकि जैसे कि आप समझ सकते हैं कि शाम से आज यहाँ पे जो चहलकदमी थी वो काफी बढ़ गई है। भारतीय समय के अनुसार ये जो समय है इटली का वो लगभग यहाँ पे 3.5 घंटे का फर्क है। आप देखिए, हम इस समय G7 इटालिया प्रेस सेंटर के पास खड़े हैं और हमें ये परमिशन यहाँ मिली है कि हम यहाँ से आज ये पूरा मीडिया सेंटर में सबसे पहले आपको दिखाना चाहते हैं G7 जो ये पूरी बैठक होने जा रही 3 दिवसीय बैठक है। और इसके लिए एक विशाल यहाँ पे मीडिया सेंटर बनाया गया है जहाँ पे विश्व के सभी तमाम ऐसे देश हैं जो G7 के सिर्फ 7 देश नहीं, जबकि पूरे विश्व के जो भी देश हैं वहां से मीडिया आई है यहाँ पे। और आप देखिए कितना ये भव्य बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत खास इंतजाम किए गए हैं इटली गवर्नमेंट की तरफ से। और आप देखिए, मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा रोजी अंतम से कि प्लीज कृपया यहाँ पे थोड़ा सा आगे वो यहाँ पे दिखाएं मीडिया सेंटर को लेकर के। आप देखिए, ये एक अत्याधुनिक मीडिया सेंटर बनाया गया है इटली के अंदर। खास तौर से ये बारी ये शहर है इटली का, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ पे व्यवस्था की गई कि जो तमाम अलग अलग देशों से जो लोग आए हैं यहाँ पे, जो पत्रकार आए मीडिया के लिए, उनको यहाँ पे ये लोग यहाँ से आप अपनी खबरें भेज सकते हैं। ये पूरी व्यवस्था की गई है। ये पूरा आप इसका नज़ारा देखिए। देश आपको ये मौके कम मिलेंगे। G20 जब हमारे देश में हुआ था तो आपको ये शायद नज़ारा मिला होगा। आप जब देख रहे होंगे तमाम ऐसे देशों के जो पत्रकार हैं वो अपना काम कर रहे हैं, यहाँ से खबरें भेज रहे हैं। आप देखिए, ये एक यहाँ का आयोजन, ये यहाँ पे एक व्यवस्था की गई है इटली सरकार की तरफ से। तमाम ऐसे देश जो उन्होंने अपने पत्रकारों को यहाँ पे भेजा है और G7 के बारे में ये सभी पत्रकार यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपनी अपनी खबरें भेज रहे हैं। ये सारे पत्रकार, ये इनका यहाँ पे काम है। और ये पूरा मीडिया सेंटर बनाया गया। आप देखिए, मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा कि कृपया वो यहाँ पे आए। वो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे खबरें यहाँ से भेजी जा रही हैं और विश्व के तमाम वो न्यूज़ चैनल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे CNN है। आप देख सकते हैं कि वो लोग यहाँ से अपनी खबरें भेज रहे हैं। और देखिए, ये पूरी व्यवस्था की गई क्योंकि 3 दिवसीय ये पूरी बैठक है। 7 देश पूरे जो G7 समिट जिसको हम बोलते हैं, वो इसको पूरा आयोजन यहाँ पे हो रहा है। जो आयोजन हो रहा है वो लगभग 70 किलोमीटर यहाँ से है। लेकिन मीडिया के लिए खास तौर से मैं चाहूंगा कि देखिए, ये वो तमाम वो न्यूज़ चैनल्स भी यहाँ दिखाए जा रहे हैं। इन न्यूज़ चैनल्स को ये सीधे खबरें G7 के ऊपर आ रही हैं और वो उनके ये इन्हीं के प्रतिनिधि हैं जो कि यहाँ पे बैठ करके अपनी खबरों को भेज रहे हैं। पूरे विश्व में G7 से संबंधित खबरों को भेज रहे हैं। आप देखिए, और कितनी शांति से यहाँ पे काम हो रहा है। अलग अलग देशों के ये पत्रकार हैं और तमाम वो खबरें लगातार। और मैं आपको बताते चलूं, ये जो मीडिया सेंटर है ये लगभग 24 घंटे यहाँ पे काम होता है और यहाँ पे लगातार लोग काम कर रहे हैं अलग अलग देशों के। एक साथ आपको ये नज़ारा G20 में मिला होगा, लेकिन आप G7 में देखिए, ये सभी देशों के लोग आए हैं। हम आपको और विस्तार से बताते रहेंगे। तो आप देखिए, ये वो पूरी व्यवस्था जैसे हम आपको बता रहे थे कि इंटरनेशनल मीडिया सेंटर यहाँ बनाया गया है। यहाँ पे आपको जब भी कोई काम करना है, वो खबरें आपको भेजनी है, तो आप देखिए यहाँ पे ये सभी जर्नलिस्ट हैं, ये यहाँ पे आए हुए हैं यहाँ पे। और वो तमाम अपने देशों से अपने प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं। हम अगर कोशिश करेंगे, अगर हम इनसे किसी से बात कर सके। हेलो, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम अ जर्नलिस्ट एंड वी आर डूइंग अ स्टोरी ऑन द इंटरनेशनल मीडिया सेंटर ओवर हियर। सो यू जस्ट वांट टू फॉर द व्यूअर्स ऑफ इंडिया, सो फ्रॉम व्हिच कंट्री डू यू रिप्रेजेंटिंग ओवर हियर फॉर द मीडिया सेंटर टू कवर? From Brazil, Okay, and which channel you are from? Brazil? Record TV. So, how do you feel about this G7 summit you're covering over here? How do you like about the arrangements over here? And what do you like to say about the G7 summit? What is new is going to be happening for this 3 days meeting actually? Wow. Well, the coverage is being pretty challenging for us journalists. I don't know if you're feeling it, but it's not a big city, so you don't have much structure for us. Like everything is very far away, and the leaders are isolated on like 100 kilometers from here, so it's very difficult for us to reach. Of course, there is the security reasons, we understand this, but it's
that's the reason it's very challenging for us to get the news. So we are here on the media center. We get the transmission, the official transmission from the GSAT crew, but it's difficult. And we are hoping tomorrow to have access to what our president will say. We have he has a bilateral meeting with your prime minister, so we are very looking forward to know how is it going. But yeah, it's been pretty difficult. But I hope that what Giorgia Meloni says, that they want to be closer to this global south leaders, is true, because I think this is pretty necessary for Thank you so much. Problems. This is because we too are journalists and we can just feel over here how, because you come from Brazil, I'm coming from India. So we definitely, I also felt over here that the places over here is quite far, 70 kilometers away, the main media centers over there where the meetings have been taken. But this is about journalism. People may think that we are on the screen and we are just like stars, but no, it is such a, we are way over here. We are not, I don't think so you've been eaten or had something because you're doing I was seeing that you were covering your whole story over here and you're doing, so this is about journalism. So ये है, आप देख सकते हैं पत्रकारिता. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. तो आप देख सकते हैं कि यही यहाँ पे ये सारे पत्रकारों को यहाँ पे ये काम मिला है और सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं. आसान नहीं है पत्रकारिता. आपको लगता होगा कि हम लोग देश घूम रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है. आप देखिए यहाँ पे ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं. मैं चाहता हूं कि अपनी रोजी अंतम से, अपनी सहयोगी से कि कृपया थोड़ा आगे से आए. आप देखिए ये पूरा व्यू है. यहाँ पे ये सारा लाइव कवरेजेस हो रहा है. ये बड़ी स्क्रीन टीवीज लगाई गई हैं. मैं चाहता हूं कि वो आप स्क्रीन टीवीज को भी जरूर दिखाएं. यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वो स्क्रीन टीवीज लगाई गई हैं जहां से आप ये अपनी न्यूज को देख सकते हैं. यहाँ पे सब लोग कर रहे हैं और बहुत ही शांति से यहाँ काम हो रहा है. इस बहुत जगह से यहाँ पे अच्छा सा ये पूरी व्यवस्था की. कोई यहाँ पे शोर शराबा कोई ऐसी चीज नहीं है. यहाँ पे लोग बहुत शांति से काम कर रहे हैं. अलग अलग लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अपने देशों से आए, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे और वो अपना काम कर रहे हैं. ये है मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर. लेकिन आपको जैसे सुना कि वो जो पत्रकार है वो कह रही है कि बहुत सारे जो यहाँ पे जहाँ पे आयोजन हो रहा है वो काफी दूर है यहाँ से. दिक्कतें भी होती हैं पत्रकारों को. इतना आसान नहीं होता है. जब हम दूसरे देश में आते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं, लेकिन इसी का नाम पत्रकारिता है. हमें करना पड़ता है, हमें काम करना पड़ता है, लोगों तक, जनता तक अपनी बात को पहुंचाना है, उनको सच दिखाना है. क्योंकि देश में जो हिंदुस्तान में बैठे हुए जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए ये कहीं ना कहीं अपने आप से वो भी इंतजार करेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी पहली विदेश यात्रा कर रहे हैं. ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सारा आयोजन किया गया है और कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये आज से शुरुआत हो चुकी है. टेलीविजन स्क्रीन आप देखिए. मैं दोबारा अपनी सहयोगी रोजी अंतम से बोलूंगा कि कृपया वो यहाँ पे दिखाएं कि इस तरह से यहाँ पे टीवी स्क्रीन लगे हैं. लोग लगातार यहाँ काम कर रहे हैं और बहुत मुश्किल होता है पत्रकारिता. G7 समिट को कवर करने हम लोग यहाँ पे आए हैं. काम पहले है, खाना पीना सब कुछ बाद में है, लेकिन हम आप तक अपनी खबरें पहुंचाते रहेंगे. और जैसी कि साधना परिवार और साधना के दर्शकों से मैंने इस बात का वादा किया था कि आपको हम सच बताएंगे और सच दिखाएंगे. चुनाव से लेकर अब तक हम आपको सच दिखा रहे हैं, हमेशा दिखाते रहे हैं. तो जैसे हमने आपको दिखाया और पूरे इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के बारे में आपको बताया और हम लगातार आपको यहाँ से जानकारी पल पल की देते रहेंगे. और जैसा हमने आपसे बताया था कि इतना आसान नहीं है आपको खबरें पहुंचाना, लेकिन साधना पूरी कोशिश करेगा कि आप तक को अपनी सारी खबरें बताए. हम यहाँ 3 दिन में बारी से आपको पूरी जानकारी देंगे और पूरा बताएंगे आखिरकार यहाँ 3 दिन में यहाँ क्या हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रात तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद से वो आज अपने सभी कार्यक्रमों में शामिल होंगे. क्या क्या और मुद्दे रहेंगे इस पर, खासतौर से इस बार एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और तमाम एक दो जो हमारे देश में जो विदेश नीतियां हैं उस पर भी चर्चा होगी. इसका खुलासा हमको अभी थोड़ी देर बाद इसका पता चलेगा, लेकिन हम आपको ये पूरी पल पल की जानकारी देते रहेंगे G7 समिट से, क्योंकि ये इस बार का G7 समिट बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है. विश्व के पटल पे इसकी एक अलग भूमिका होगी जिसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा और यहाँ के देशवासियों पर पड़ेगा. और जैसा आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा है और पहली विदेश यात्रा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम ऐसे अपने कार्यक्रमों को छोड़ करके मोदी जी यहाँ पे आते हैं और वो देश के लिए यहाँ पे क्या बातचीत करेंगे वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे. मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, बारी, इटली से, G7 समिट से. इटली के अपुलिया में G7 समिट का आयोजन हो रहा है और इस समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे हैं और इसी के साथ पीएम मोदी इटली के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे. G7 के लिए इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के
इटली की पीएम से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री इटली पहुंचे। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और साथ ही इटली की पीएम से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। तीसरे कार्यकाल का प्रधानमंत्री का ये पहला विदेश दौरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इटली के पीएम से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरे कार्यकाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला विदेश दौरा है। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रंगवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, पहले तो आपका इस जानकारी के लिए स्वागत करती हूं। सबसे पहले मेरा सीधा सवाल है सर, G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 11वीं भागीदारी है और जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 5वीं बार G7 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे, भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि? निश्चित रूप से देखिए, मैं आपको बताऊं सोनिया कि ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह के मात्र 3 दिन के बाद आप समझ सकते हैं कि इतनी, जबकि शपथ ग्रहण के बाद तमाम उनके पास, क्योंकि 100 दिन की उन्होंने अपनी कार्य योजना चुनाव से पहले बता रखी थी कि हम ये पूरी कार्य योजना रखेंगे और अपना काम शुरू कर देंगे, क्योंकि आश्वस्त थे वो कि इस देश की जनता ने के लिए उन्होंने जो मेहनत और काम किया है उनके लिए, वो निश्चित रूप से उनको वापस सत्ता में लेकर के आएगी। देखिए, नंबरिंग की हम अगर बात छोड़ दें तो ये अपने आप में ये हार जीत और ये नंबरिंग से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सरकार सत्ता किसकी है ये सबसे महत्वपूर्ण है और हमारे देश की जनता ने जो अधिकांश जिनकी संख्या है उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया है, वो शपथ ग्रहण कर चुके हैं और उसके बाद से ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। आज एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हो रहा है G7 समिट में, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार यहाँ पे वेटिकन सिटी से पोप, जो यहाँ के ईसाई धर्मगुरु हैं, विश्व के सबसे ज्यादा सम्मानित जिनका पद है ईसाइयों में, वो आज यहाँ पे G7 समिट में है। आज हमारी टीम को उसमें शॉर्टलिस्ट किया गया। मैं आपको ये भी बताते चलूं कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साधना समूह एक धार्मिक चैनल है और जैसा आप जानती तो इस धार्मिक चैनल होने के नाते वेटिकन सिटी के जो पोप हैं, उन्होंने यहाँ की बहुत पूरे विश्व के तमाम यहाँ पे जो मीडिया जर्नलिस्ट आए थे वो सब लोग उनको कवर करना चाहते थे, लेकिन उसमें लगभग 350 लोगों की पूरी लिस्ट में से हमें इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया और हम इस समय G7 समिट की बिल्डिंग जहाँ पे ये पोप आने वाले हैं वो हमें वहां पे रोक दिया गया है और हमें वहां बुलाया गया है और हम लोग अभी यहाँ रुके हैं कुछ ही क्षणों में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का समय अभी जो यहाँ के समय है वो लगभग 11:15 हो रहा है, 11:15, क्योंकि 3.5 घंटे के आसपास का फर्क है हिंदुस्तान में और इटली में। और हमें यहाँ पे अभी बोला गया है रुकने के लिए और इसके बाद हमें विजुअल उनकी फोटो अपॉर्चुनिटी मिलेगी और शायद वो हमसे बातचीत भी करें, कुछ अपना एक संदेश भी देंगे। तो बड़ी बात देखिए क्या है, मैं आज आपको बताते चलूं। धर्म की आवश्यकता कहीं ना कहीं पूरे विश्व में पड़ने जा रही है और मैं उसका कारण सिर्फ इतना है कि धर्म हमें कहीं ना कहीं विकास की तरफ लेके जाता है। जब भी हम विकास की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ मीटिंग टेबल पे बैठ करके 4 लोग बातें करते डेवलपमेंट की, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जब तक एक विकास जो है वो वहां के एक ग्रोथ से जो हम बात करते हैं वो हमारे अपने संस्कारों सभ्यता से भी बहुत कुछ ताल्लुक रखता है। आज देखिए, जो जिन देशों में सभ्यता संस्कारों से वो दूर होते जा रहे हैं उन देशों की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि वहां की जो सामाजिक स्थितियां इतनी खराब होती जा रही हैं कि वहां पे जब आपके यहाँ हमारे यहाँ ये बोला जाता था संस्कार और
जो सभ्यता है वो हमारे सभी उसकी वजह से ही देश तरक्की करता है, और जब देश तरक्की करता है तो विश्व तरक्की करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी अगर आज हमारे देश से जुड़े हुए जो भी देश हैं, अगर उनमें अगर बहुत अमन चैन नहीं रहेगा, वो अगर विकास की स्थिति में उनकी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, तो वो हमें नुकसान होंगे। जैसे आप देखते हैं अक्सर हमारे देश में कहा जाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत आ चुके हैं। बाहर के देशों के लोग, इसीलिए हमारे यहाँ कई ऐसे कानून आदरणीय गृह मंत्री जी ने बनाए हैं जिसके चलते हमारे देश में वो बाहरी घुसपैठियों पर रोक लगाई जाए। लेकिन वो रोक इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि लेकिन हमारे विपक्षी दलों ने बोला कि बहुत सारे ऐसे शरणार्थी हैं जिनको जरूरत होती है तो मानवीय दृष्टिकोण से हमें उनको अपने देश में लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, इससे क्या होता है कि ऐसे लोग जो खुद यहाँ पे अपने देश से भाग करके आते हैं, या वो यहाँ पर भी यहाँ की सामाजिक स्थिति को खराब करते हैं, तो क्योंकि वो सभ्यता और संस्कार से दूर होते हैं। अब मैं बात यहाँ धर्म की कर रहा था क्योंकि पोप यहाँ पे आ रहे हैं पहली बार G7 समिट में, क्योंकि देखिए पूरे विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या ईसाई समुदाय की है, और ईसाई समुदाय के वो धर्मगुरु हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बड़ा संदेश देने वाले हैं। और अभी बस थोड़ी ही देर में वो संदेश हम लोग को मिलेगा, क्योंकि हम लोग को अभी रोका गया है यहाँ पे, हम लोग को फिर जाने दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं विश्व पूरे पटल पे जिस तरह से हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब वो मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, या हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कहीं गुरुद्वारे पे जाते हैं, तो उस पर कई विपक्षी दल और हमारे जो विपक्षी सोच के जो पत्रकार हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, वो उन पर टिप्पणी करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं विश्व के जो सबसे पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करने वाले जो देश, यूरोपियन कंट्रीज से बड़ा तो कोई जितनी भी देश है यहाँ से ज्यादा तो कोई वेस्टर्न कल्चर और हम सभ्यता की बात करते हैं तो बहुत हाई स्टैंडर्ड के लोग यहाँ पे, वो तक आज अपने धर्मगुरु के ऊपर निर्भर होने जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे धर्म से लोग दूर हुए तो उनकी सभ्यता संस्कृति से भी दूर हुए। और आज पोप के आने से ये है कि कहीं ना कहीं बड़ा संदेश जाने वाला है, और वो संदेश क्या देंगे वो हम आपको बस कुछ ही क्षण में बताएंगे। सोनिया, ठीक है। सर, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री का ये तीसरे कार्यकाल का पहला विदेश दौरा है, तो इस बार किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है G7 शिखर सम्मेलन में? देखिए, हमारे को आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हमें इस बात की ब्रीफिंग दी, क्योंकि देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इटली आ चुके हैं, बारी पहुंच चुके हैं वो, और बारी के बाद से अभी उनकी टीम से, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और खासतौर से जो उनका मंत्रालय है, प्रधानमंत्री का कार्यालय और विदेश मंत्रालय के जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं और विदेश जानकार, जितने भी विदेशी मामलों के जो जानकार, उनके साथ उनकी बैठक चल रही है। मैं आपको बताते चलूं कि देर रात पहुंचने के बाद भी जो जानकारी हमें लगी है, और ये हमें कुछ सरकारी प्रवक्ता ने नहीं बताई, कि सरकारी प्रवक्ता अक्सर ये इस बात के लिए बोला जाता है कि सरकारी प्रवक्ता वही बताता है मीडिया को और मीडिया वही चलाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हमारी खुद की जानकारी, क्योंकि जहां वो रुके हैं वहां के जो सोर्सेज हैं हमारे, वो इटली के रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि प्रधानमंत्री जी के आने के तुरंत मुश्किल से 2 या 3 घंटे के बाद प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग लेनी शुरू कर दी। तो ये इस बात की बड़ी चर्चा बनी हुई है यहाँ पे कि देखिए, बाकी देशों के जो उनके राष्ट्राध्यक्ष जो या उनके प्रधानमंत्री जब आते हैं तो वो अपना जो उनका एक तरीका होता है कि क्योंकि 10 से 12 घंटे का सफर यहाँ, हालांकि यूरोपियन कंट्रीज के जो बाकी जो लोग आते हैं वो तो 1 से 2 घंटे का सफर है, लेकिन भारत से खासतौर से भारत स्पेशल इनवाइटी है इसमें जो है, तो वो यहाँ से जब आते हैं तो वो उसके बाद उनको भी थकान होती है कि 10 से 11 घंटे की फ्लाइट होती है यहाँ पे, और वहां पहुंचने के बाद भी उन्होंने 3 घंटे के बाद काम शुरू कर दिया। तो उसका सबसे बड़ा ताल्लुक ये है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी एक तो स्पेशल इनवाइटी के तौर पे यहाँ पे आए, क्योंकि G7 देशों में भारत उसका सदस्य नहीं है, और प्रधानमंत्री जी की जो मुख्य योजना है खास तौर से रिश्तों को और बेहतर बनाने की है अंतर्राष्ट्रीय पटल में भारत के साथ, और भारत को क्या फायदे हो सकते हैं, यहाँ की जनता को क्या फायदे हो सकते हैं, और भारत द्वारा दूसरे देशों को क्या ऐसा सहयोग दिया जा सकता है जिसके चलते विदेश जो नीति है वो और मजबूत हो चुकी है, और हमारे देश के जो लोग पूरे विश्व में समय सब जगह हैं, कहीं ना कहीं जब वो, क्योंकि हमारे देश में तमाम हमारे देश की संख्या जो है वो विदेशों में भी काम करती है, और ऐसी नीति अगर बनेगी तो यहाँ पे हमारे जो लोग हैं वो बाहर जा सकते हैं और वहाँ बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे जी सर, संभावना है कि रशिया यूक्रेन युद्ध और इजरायल युद्ध पर भी G7 में चर्चा होने की संभावना है, इस पर क्या अपडेट है सर?
ये आपने जो ऐसा सवाल किया सोनिया, मैं आपको बताऊं कि हमारी इंटरनेशनल मीडिया जो यहाँ पे है, जो रशिया से लेकर के यूक्रेन, चाइना, जापान में जितने भी जर्नलिस्ट हैं, हम सब लोग यही बातचीत कर रहे हैं कि यूक्रेन को लेकर क्या दृष्टिकोण होने जा रहा है और रशिया को लेकर पूरे विश्व में क्या दृष्टिकोण होने जा रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पे आपने बात करी और यही चर्चा पूरे यहाँ पर भी हमारे इंटरनेशनल मीडिया के जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं वो इस पर बात कर रहे हैं। मैं आपको बताते चलूं कि ये सब चीजें भी बड़ी गुप्त रखी गई हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूक्रेन वॉर को लेकर के विश्व में दो फाड़ हो चुके हैं। देखिए, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि जब पैलेस्टीन में और खासतौर से जब उनके मामले में जब बात होती है तो उसको लेकर के बड़ी प्रमुखता से सारे देश चले आते हैं, लेकिन यूक्रेन को लेकर के इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? मतलब इतनी सॉफ्ट कॉर्नर से मेरा मतलब है कि उतनी सॉफ्ट क्यों लोग हार्ड नहीं हो रहे यूक्रेन वॉर को लेकर के। ये यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त यहाँ के जो हमारे पत्रकार जो साथी हैं जो दूसरे देशों से आए, ये चर्चा विश्व के सभी अंगों में हो रही है कि जिस तरह से जब पैलेस्टीन की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं पूरा विश्व उसको बड़ा सख्त रवैया अपनाने लगता है। वो कहता है कि यहाँ पे बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन यूक्रेन जिस स्थिति से गुजर रहा है उस स्थिति को लेकर के पूरे विश्व में क्यों नहीं कोई गंभीर मुद्दे के साथ इसको उठाया जाएगा, और यही इस बात की चर्चा है G7 समिट में। और इसको लेकर के मुझे लगता है कि आज शाम से लेकर कल तक में तमाम, क्योंकि यहाँ तो सुबह हुई है तो अब मीटिंग शुरू हो रही है यहाँ पे 11:15 बजे से, और अब यहाँ से लगातार दिन भर में बातें निकल के आएंगी, तो मैं आपको ये अपडेट और दे सकूंगा यूक्रेन मामले में, खासतौर से रशिया यूक्रेन के युद्ध को लेकर के। जी, G7 शिखर सम्मेलन में कितने देश ताकतवर हैं और सम्मेलन में पीएम मोदी की मौजूदगी क्या मायने रखती है, इसको जरा समझा दीजिए। देखिए क्या है, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बताऊं, क्या है, हमारे जो अन्य कुछ मीडिया साथी हैं यहाँ पे, वो भी यहाँ पे इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया की, यूट्यूब में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो भारत को कम आंकते हैं और विश्व के पटल को G7 देशों की बात बहुत, आपने जो बात कही उस बात में आपने आदरणीय प्रधानमंत्री के विषय में सवाल पूछा, लेकिन हमारे ही कुछ ऐसे भारतीय पत्रकार साथी जो यहाँ पहुंचे हुए हैं वो पूरे विश्व को लेकर के G7 देशों की बात कर रहे हैं कि उनमें ये डेवलपमेंट होने जा रहा है, उस देशों की ये स्थिति हो रही है, क्या इस बार बड़े फैसले निकल के आएंगे। असल बात, मैं यहाँ भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, विश्व की बात हमारे प्रधानमंत्री तय करेंगे, विदेश मंत्री तय करेंगे, हम पत्रकार उसके आंकलन नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात देखिए, पत्रकारिता का स्तर अब समय के अनुसार बदलता भी जा रहा है। जो अन्य देशों में जिस तरह से पत्रकारिता को अंकुश नहीं लगाया जाता है, लेकिन वो पत्रकारिता को वो ये ध्येय जरूर देते हैं कि कहीं ना कहीं देश हित में भी आप काम करिए। पत्रकारिता का ये कतई मतलब नहीं है कि आप दूसरे देशों के प्रति इतने ज्यादा कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की भूमिका में उनको दिखाएंगे और अपने देश को दिखाएंगे कि हम लोग बहुत पीछे हैं। आज मैं आपको बताऊं जो हमारे देश की स्थिति है, G7 समूह का सदस्य ना होते के बावजूद हमारे देश को जिस इज्जत और मान सम्मान के साथ यहाँ बुलाया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो भूमिका, जो व्यक्तित्व, जो उनका भार है, वो मैं आपको बताऊं, मैं इस बाहरी शहर से इटली के अंदर मैं देख पा रहा हूं। शायद दिल्ली में बैठे हुए लोग 4 जून को नहीं समझ पा रहे थे, मैं आपको सच बताऊं, लेकिन इस बार का जो तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री जी का, उनके 100 दिन की कार्य योजना तैयार हो चुकी है देश के प्रति, और विदेश नीति जो है, क्योंकि देखिए इसीलिए विदेश मंत्री को उन्होंने नहीं बदला। विदेश मंत्री हमारे यहाँ एस जयशंकर की जो भूमिका है वो बहुत अहम है, बहुत ही और अजीत डोभाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जिस प्रकार से अजीत डोभाल सर की जो उनकी एक अपनी आपस में कोलैबोरेटिंग जो स्थिति है, जिसका आपने देखा था कुछ दिन पहले कतर में, हमारे लगभग 8 जो देशवासी थे उनको मौत की सजा सुनाई गई थी, और ये हाल ही में 3 महीने पुरानी बात है। और उस 8 देशवासियों को जिनको जो ये सजा सुनाई गई थी, जासूसी के आरोप उन पर लगाए गए थे कतर में। और आप सोचिए कि मुस्लिम देश के अंदर जहाँ पे जो सजा सुनाई जाती है मौत की, उसको तो वापस लेने वहां की सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकती, लेकिन ये भारत की भूमिका और भारत का असर देखिए वहां पे। और जबकि हमारे देश को कहीं ना कहीं एंटी इस्लामिक, एंटी मुस्लिम बोला जाता है इस सरकार को खासतौर से, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही। ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ ईसाई धर्म गुरु बिशप जॉन ऑगस्टिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और लगातार 5वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। कितनी उपलब्धि, भारत की कितनी बड़ी उपलब्धि? ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
जी। और जहां तक मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जी समिट भारत में किया था, उससे भारतवर्ष को काफी लाभ हुआ। और इस जी समिट से और मुझे ये भी ज्ञात है कि हमारे प्रधानमंत्री वहां के काफी राष्ट्राध्यक्ष से और प्रधानमंत्रियों से मुलाकात करेंगे। तो इससे हमारे देश के डेवलपमेंट में इट इज एडिंग टू आवर डेवलपमेंट। और जो प्रधानमंत्री जी जो देश के उन्नत के लिए कार्य कर रहे हैं, जो द वे ही इज एक्सपोजिंग country into on the international stage, and because of which the country is developing, and as such the way he is working day and night for the country, I think not much before the time जी। जी, ईसाई धर्म बिशप जॉन हमारे साथ जुड़े हुए थे। सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बेस्ट चैनल है।